जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, व्हाट इज WKB मेथड और व्हाई टू कॉल इट अ सेमी क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन मेथड। ठीक है जी, ये हमारा टॉपिक है जी। सेमी क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन मेथड भी हम इसको कहते हैं। तो जो WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड है वो क्या है जी? The WKB method is a technique for obtaining approximate solutions to time-independent Schrodinger equation in one dimension। यहाँ पे गौर करें कि एक approximation solution हमने obtain करने हैं टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन से और वन डायमेंशन के अंदर, एंड स्पेसिफिकली फॉर स्लोली वेरिंग पोटेंशियल। और खास तौर पर ये हमने स्लोली वेरिंग पोटेंशियल्स पर अप्लाई करना होता है। ठीक है जी, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो बातें अंडरलाइन की गई हैं इनकी तरफ जरा तवज्जो करें कि वन डायमेंशन है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है और अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन हमने ऑब्टेन करने हैं, और जो पोटेंशियल है वो स्लोली वेरिंग होना चाहिए। अभी किस तरह का पोटेंशियल है तो चलें इसको देखते हैं कि इसमें एक बात आपने क्या देखी कि जो हमारा पोटेंशियल है क्योंकि वन डायमेंशन है, इस वजह से यहाँ पे v of x यानी v इज अ फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल। तो v of x का मतलब टाइम इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी जो पोटेंशियल है उसके फंक्शन में टाइम शो नहीं होना चाहिए, टाइम नहीं आना चाहिए। दूसरी बात है जी स्लोली वेरिंग होना चाहिए, जो पोटेंशियल है वो स्लोली वेरिंग होना चाहिए। और तीसरी बात क्या है, WKB मेथड जो है ओनली फॉर 1D केसेस के लिए अप्लाई करते हैं। तो WKB method is applicable for classically allowed region and classically forbidden region, but not on turning points। ठीक है, यानी जो क्लासिकली अलाउड रीजन है उसको भी हम अप्लाई करेंगे और जो क्लासिकली फॉरबिडन रीजन है हम उस पर भी अप्लाई करेंगे, लेकिन टर्निंग पॉइंट्स पर हम अप्लाई नहीं करेंगे। अब ये क्लासिकली अलाउड रीजन, क्लासिकली फॉरबिडन रीजन और टर्निंग पॉइंट्स क्या होते हैं, इसको कैसे हम लेक्चर में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे इस बात। WKB method gives better result for the large values of n. However, we can find energy values for the lower n also। क्योंकि हम क्वांटम मैकेनिक्स में पता है कि n जो बेसिकली हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और एनर्जी की वैल्यू n पर डिपेंड करती है। जैसे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में देखें तो ये थी n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा, और अगर हम पोटेंशियल वैल्यू की बात करें तो उसमें n स्क्वायर पाई स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 ml स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें भी n आ रहा है, यानी कि एनर्जी जो है वो क्वांटम नंबर है उस पर डिपेंड करती है। तो ये जो WKB मेथड है ये में बेटर रिजल्ट देता है लार्ज वैल्यूज ऑफ n के लिए, लेकिन हम लोअर वैल्यू ऑफ n जो एनर्जी है उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं इस मेथड की मदद से। तो WKB मेथड इज पर्टिकुलरली यूज्ड टू फाइंड बाउंड स्टेट एनर्जी वैल्यूज। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बाउंड स्टेट एनर्जी वैल्यूज के लिए जो है पर्टिकुलरली हम इसको यूज करते हैं। बाउंड आपको पता स्टेट्स कौन सी होती हैं, जब किसी पोटेंशियल के अंदर हो जो पार्टिकल उससे एस्केप ना कर सकता हो हम कहेंगे ये बाउंड है। एंड द ट्रांसमिशन कोफिशिएंट थ्रू पोटेंशियल बैरियर, और पोटेंशियल बैरियर के जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट होते हैं यानी किसी बैरियर के अंदर से टनलिंग जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें ट्रांसमिट करने की कितनी प्रोबेबिलिटी है उस पोटेंशियल बैरियर में से, इसके लिए भी हम WKB मेथड करते हैं। Since WKB method is applicable for 1D, but if sometimes you have to deal with problems, then treat them visualizing it in 1D। यानी हमें पता है कि WKB मेथड वन डायमेंशन के लिए है, लेकिन बाद में अगर 3D में भी हमने करना हो तो हम उसको 3D नहीं, हम उसको 1D करेंगे। जैसे एक्स वाई जेड का फंक्शन है तो हम सिंपली आर का फंक्शन बना के इसको 1D में करके सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को। इसके अलावा जब आप वन बाय वन नोट करेंगे कुछ बातें, जैसा कि स्लोली वेरिंग पोटेंशियल का क्या मतलब है। यहाँ पे बात की ना, पोटेंशियल जो है वो स्लोली वेरिंग होता है, इसको डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज मेंट बाय स्लोली वेरिंग पोटेंशियल्स।
Slowly varying potentials are potential which remains almost constant over a region of de Broglie wavelength. तो de Broglie wavelength जितने रीजन पर क्या करते हैं जी, तकरीबन हमें कांस्टेंट वैल्यू देता है पोटेंशियल। जैसा कि यहाँ पे एक ग्राफ की मदद से आप देख सकते हैं, इफ x से हम x प्लस डी एक्स यानी कि हम कुछ खास वैल्यू से थोड़ा सा आगे चलते हैं, डी एक्स डिस्टेंस कवर करते हैं, तो जो पोटेंशियल है अगर वो इस तरह से भी फंक्शन हो तो हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है, यानी कि पोटेंशियल सेम वैल्यू मिल रही है। स्लोप जो है वो तकरीबन 0 है यहाँ पर, where dx is the order of de Broglie wavelength। और ये जो हम मूव किए हैं ये de Broglie wavelength roundabout मूव किए, then this kind of potential will be slowly varying। if lambda is very small then dx will be very small। अब ये लैम्डा और डी ब्रोगली वेवलेंथ पर जो हम बात कर रहे हैं कि dx डी ब्रोगली वेवलेंथ पर चाहिए, चलिए देखते हैं जी कि ये वाला डी ब्रोगली वेवलेंथ का क्या मतलब है, dx डी ब्रोगली वेवलेंथ के राउंड अबाउट होना चाहिए। इन क्लासिकल रीजन में पता लैम्डा जो है 10⁻34 मीटर के राउंड अबाउट आता है। एग्जांपल जैसे कि हमारे पास बॉल है, उसका मास 200 ग्राम्स है, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, देन लैम्डा बाय डी ब्रोगली हाइपोथेसिस and you will calculate the values and the values will be found out to be 10⁻34 मीटर। तो इसका मतलब है कि जो क्लासिकल रीजन है उसमें जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, इसमें आमतौर पर जो मासेस हैं वो बड़े होते हैं और वेलोसिटी जो उनकी कम होती है। So we can say that all potential are slowly varying in the classical region। तो क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो dx में चेंज है 10⁻34 आ रहा है, जिसको हम लैम्डा कह रहे हैं कि हमारा जो dx है वो लैम्डा की तरह का होना चाहिए, यानी कि वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस तरह का फंक्शन हो, उसमें चेंज वेरी वेरी स्लोली अगर आ रहा है और आप स्मॉल मूव कीजिए, आपने इस बात पे भी ध्यान देना है कि आपने जो dx मूव करना है वो कितना मूव करना है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्लासिकल रीजन में इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल है, लेकिन हम इसको क्लासिकल नहीं बल्कि सेमी क्लासिकल थ्योरी कहते हैं। ठीक है, और इसको हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर कि किस तरह से ये बात है। तो देखिए बट इन सेमी क्लासिकल रीजन जो हम वेवलेंथ लेते हैं उस वेवलेंथ को हम 10⁻⁻20 और 25 के राउंड अबाउट जो है हम इसकी बात करते हैं। तो ये जो है तो जी हम यहाँ पे जो है ये बात कर रहे हैं कि जो सेमी क्लासिकल रीजन होता है इसके अंदर जो लैम्डा की वैल्यू 10⁻20 टू 10⁻25 मीटर तक होती है। तो इसका मतलब है हमने जो बात करनी है डब्ल्यू के बी मेथड में, उसमें जो पोटेंशियल है उसमें इतना चेंज होना चाहिए, यानी कि हम वेरी स्मॉल जब मूव करेंगे तो वो वेरी स्मॉल कितना होना चाहिए 10⁻20 10⁻25। जब हम इतना वेरी वेरी स्मॉल, आपको पता है दिस इज अ वेरी स्मॉल नंबर, आप अगर हल्का सा मूव करते हैं, नहीं एक्स थोड़ा सा, ये तो हमने समझने के लिए थोड़ा दूर बना दिया डी एक्स को, लेकिन हमने हल्का सा मूव करना है। हम जैसे थोड़ा सा मूव करेंगे तो जो पोटेंशियल है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहना चाहिए, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें जो वेरिएशन है, तो अगर हम बिल्कुल थोड़ा सा मूव करेंगे तो तकरीबन स्लोप सेम मिलेगी आप, जिससे हमें पता चलेगा कि जो पोटेंशियल है वो बेसिकली हमारे पास स्लोली वेरिंग है। तो इस तरह का जो रीजन होता है जिसमें जो dx है, जिसको हम ऑर्डर ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है हम 10⁻20 10⁻25 मीटर तक लेंगे, इसको हम बोलते हैं कि ये सेमी क्लासिकल रीजन है। और इसमें जो पोटेंशियल है वो इस तरह का स्लोली अगर वेरिंग है तो वहाँ पर डब्ल्यू के की मेथड
अप्लाई होता है। यही वजह है कि हम जो डुप्लीकेटिव मेथड को क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन मेथड भी कहते हैं, क्योंकि हम क्लासिकल से थोड़ा सा जो है यानी 10 टू द पावर माइनस 34 वाला नहीं ले रहे, थोड़ा सा लार्ज वाली नहीं है, यानी क्लासिकल थोड़ा सा आगे आए लाइक सेमी क्लासिकल की तरह हम ये अब जैसा कि हमने ये बात की के भी मेथड है, ये क्लासिकली अलाउड रीजन, क्लासिकली फॉरबिडन रीजन पर तो एप्लीकेबल है, लेकिन टर्निंग पॉइंट्स पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इस बात का क्या मतलब है? तो क्लासिकल अलाउड रीजन का मतलब होता है जब काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है, और क्लासिकली फॉरबिडन रीजन का मतलब ये है काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होगी। और टर्निंग पॉइंट्स का मतलब ये है कि जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। अब इस बात का भी क्या मतलब है कि पॉजिटिव होगी काइनेटिक एनर्जी, नेगेटिव होगी? इसको यहाँ पे ग्राफ देखिए, फर्ज करें आपके पास एक पार्टिकल है, ठीक है, जो कि लाइक ऑसिलेटर की तरह से वो इसका कुछ बिहेवियर है इस पार्ट में। तो तब हम क्या देखेंगे जी कि अगर इसकी टोटल एनर्जी पार्टिकल की, ठीक है, ये अगर इस साइड में एनर्जी ले रहा हूँ, टोटल एनर्जी इतनी है, ठीक है, यहाँ पे सीधी लाइन स्ट्रेट आप नजर आ रही है। तो अगर ये टोटल एनर्जी है पार्टिकल, ठीक है, तो अगर वो पार्टिकल क्लासिकल पार्टिकल का हमें पता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी जैसे कम होगी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। यानी हम टोटल एनर्जी को कैसे शो करते हैं जी? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो मैंने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कैसे लिख लिया है, टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हमने काइनेटिक एनर्जी के हवाले से बात करी। तो अगर तो मैं इस रीजन की बात करूँ, ये वाला जो है यानी x1 से लेकर x2 वाला जो रीजन है, इसके अंदर हम देख सकते हैं तो पार्टिकल की एनर्जी टोटल एनर्जी से कम है, ठीक है। ये लाइन जो है टोटल एनर्जी को शो कर रही है, और ये लाइन पार्टिकल की एनर्जी को शो कर रही है, जो कि मूव कर रहा है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी से कम है, यानी टोटल एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी कम है, तो आंसर पॉजिटिव आएगा, यानी आपको काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव मिलेगी। इसके अलावा इन पॉइंट्स के दूसरी तरफ अगर हम जाएं x1 और x2 के बाहर जाकर देखें, तो ये ग्राफ है पता पोटेंशियल एनर्जी का टोटल एनर्जी से ज़्यादा वैल्यू होगी, तब इसी फार्मूले में हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, यानी इन पॉइंट पर जब x की वैल्यू जो है x1 से बड़ी है, यानी इस साइड के अंदर, और जब x की वैल्यू x2 से बड़ी है और इंफिनिटी तक जा रही है इस साइड के अंदर, तो उस साइड पे पता पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, तब आपको काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव मिलेगा। तो जो डब्ल्यू के भी मेथड है वो इस रीजन में भी चलेगा, इस रीजन में भी चलेगा। लेकिन टर्निंग पॉइंट्स जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये ऐसी एनर्जी जहाँ पे टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, यानी इसको भी देखें और इसको भी देखें तो इनकी सेम वैल्यू है, ठीक है, तो इनको हम टर्निंग पॉइंट्स बोलते हैं। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो मिलेगी, क्यों? क्योंकि टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो जाएगी इस वजह से। So because potential energy is equal to the total energy, therefore the kinetic energy will be zero, and such points are called turning point। ठीक है, मैथमेटिकली जो हमने इस बात को देखा है, इसी तरह से मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इन क्लासिकल रीजन की जब हम बात करेंगे, मोमेंटम आपको पता है कि हम कैसे निकालते हैं जी, E इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास एक चीज है बेसिकली काइनेटिक एनर्जी के लिए शो कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी आपको पता है पी स्क्वायर बाय 2m, यानी हाफ एम वी स्क्वायर को पी स्क्वायर बाय 2m से भी लिख सकते हैं। आपको करना क्या होगा, हम इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं हाफ एम वी स्क्वायर को, तो वो मोमेंटम की शक्ल में आती है काइनेटिक एनर्जी। तो मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अगर हम बात करें तो आपको पता है टोटल एनर्जी होती है पार्टिकल की वो कांस्टेंट रहती है क्लासिकल पार्टिकल की, यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होता है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़े तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर देगी, और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी तो पोटेंशियल इंक्रीज कर देगी। जैसे कि हम किसी बॉल को फेंकते हैं ऊपर की तरफ, पता ऊपर की तरफ जाते हुए बॉल की वेलोसिटी कम होती जाती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कम होती जाती है, लेकिन वो हाइट गेन करता जाता है, इसका मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है। तो इस तरह जब वो नीचे की तरफ आता है तब पता है उसकी स्पीड जो बढ़ती जाती है, यानी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती जाती है, लेकिन हाइट कम होती जाती है, यानी इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है। लेकिन टोटल जब दोनों का सम करके देखते हैं किसी भी पॉइंट पर तो हमें कांस्टेंट मिलता है। तो इसी तरह से हम जब ये बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है टर्निंग पॉइंट पे जीरो है, तो आप देखिए यहाँ पे आप इसको जब जीरो करेंगे, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, तो आपको पता है
कि अगर मोमेंटम हमारे पास जीरो हो जाएगा तो वेवलेंथ इनफिनिट हो जाएगी, क्योंकि ये जो वेवलेंथ का मोमेंटम के साथ रिलेशन होता है डी ब्रोगली रिलेशन के मुताबिक होता है पी इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा, ठीक है। और लैम्डा का अगर पी का यानी लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी आप करें तो पी नीचे जीरो होगा तो वेवलेंथ वाली बात है इनफिनिट हो जाएगी। और ये पी तब जीरो मिलता है जब काइनेटिक एनर्जी आपके पास जीरो हो, तो आप इस फार्मूला से देख सकते हैं पी जीरो। मतलब if lambda very large then dx is very large and the potential is not slowly varying। पहली बात है पोटेंशियल भी स्लोली वेरिंग नहीं रहेगा क्योंकि dx बहुत लार्ज होगा। हमने कहा dx जो है वो ऑर्डर ऑफ क्या होना चाहिए जी, सेमी क्लासिकल रीजन के मुताबिक देखें तो 10 टू द पावर -20 टू 10 टू द पावर -25 मीटर तक होना चाहिए। तो अगर dx बहुत लार्ज हो जाएगा इन जब लैम्डा बहुत ज़्यादा होगा तो dx बहुत लार्ज हो जाएगा, तो जो हमारी कंडीशन है कि जो वेवलेंथ यानी जो dx है वो वेरी वेरी स्मॉल चेंज होना चाहिए, तो वो कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं हो पाएगी। तो यही वजह है कि जब आप टर्निंग पॉइंट की बात करते हैं वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो की वजह से मोमेंटम जीरो होता है और इससे वेवलेंथ इनफिनिट हो जाती है। और हम कहते हैं कि जो एप्लीकेटिव मेथड है वो टर्निंग पॉइंट्स पर एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। इसी तरह अगर आपने वैलिडिटी चेक करनी है तो आपको पता है कि डी लैम्डा ओवर डी एक्स यानी डी प्रोबेबली वेवलेंथ डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस जो है हमें मूव करना है वो वेरी वेरी स्मॉल लेस देन होना चाहिए वन। तो इतना ये तभी वेरी वेरी लेस देन वन हो सकता है जब ये वेरी वेरी स्मॉल हो, कुछ वाली क्वांटिटी लार्ज एंड वेरी स्मॉल हो तभी होता है, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि डी प्रोबेबली वेवलेंथ जो है वो वेरी वेरी स्मॉल हमारे पास होगी तो तभी वेरी वेरी लेस देन वन आएगा। इससे हम ये भी कह सकते हैं कि और यहाँ पे लैम्डा कट है, लैम्डा कट टोटल लैम्डा ओवर 2 पाई, जिस तरह एच कट कहते हैं ना एच ओवर 2 पाई, इस तरह लैम्डा कट का मतलब होगा लैम्डा ओवर 2 पाई। तो यहाँ से फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी लैम्डा कट मस्ट बी वेरी वेरी स्मॉलर देन द डीएक्स, यानी कि आप डीएक्स मूव करेंगे तो वो डी लैम्डा के मुताबिक हो जाएगा, डी लैम्डा जो है वेरी वेरी स्मॉल होना चाहिए। इसी तरह आप इसको के की शक्ल में भी जो है यहाँ पे देखें, लैम्डा कट अगर इस तरह से है तो लैम्डा ओवर 2 पाई 1 ओवर के होता है, के होता है 2 पाई ओवर लैम्डा। तो आप इस पर डी लैम्डा की डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपको मिलेगा और ये चीज़ आप यहाँ पे मॉडुलस के अंदर रख दें डी लैम्डा कट की वैल्यू, तो इससे पता चलता है 1 ओवर के स्क्वायर डी के बाई डी एक्स, इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है जी। अब हमने ये देखना है, ये तो हमने डेफिनेशन को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया कि क्लासिकली टर्निंग पॉइंट्स कौन से हैं, क्लासिकली अलाउड रीजन किसको कहना है, क्लासिकली फॉरबिडन रीजन किसको कहना है। काइनेटिक एनर्जी जिसमें नेगेटिव होगी वो क्लासिकली फॉरबिडन रीजन है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है वो क्लासिकली अलाउड रीजन है। ये चीज़ हमने यहाँ पे देखनी है। तो वेव फंक्शन इन क्लासिकली अलाउड रीजन यानी ये वो केस है, ठीक है, कि जिसमें काइनेटिक एनर्जी हमारे पास पॉजिटिव होती है, ठीक है जी। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम होती है टोटल एनर्जी से, ठीक है। तो उस केस में हम पता है श्रोडिंगर इक्वेशन को ये हम पहले भी करते हैं पिछले सेमेस्टर में, तो आप श्रोडिंगर इक्वेशन अप्लाई करेंगे और आपके बात कर रहे हैं जी अलाउड रीजन में जिसमें पोटेंशियल एनर्जी कम होती है टोटल एनर्जी ज़्यादा होती है, तो दिस टर्म इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है जी। और ये आपको पता है 2 me by h क्रॉस यानी ये भी बेसिकली एनर्जी है पोटेंशियल और करंट, ये मोमेंटम के यूनिट देंगे तो आप इसको ऊपर वाली वैल्यू को पी स्क्वायर के इक्वल लिख सकते हैं जैसे हमने बताया। और पी ओवर एच कट आपको पता है के इक्वल होता है, ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा पी इज इक्वल टू एच क्रॉस के, ये वहीं से लिखा गया। तो अब हमने इसको इस तरह से कर लिया और हमें पता है दिस इज द वेल नोन डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हम बार बार क्लास में बनाकर हल करते हैं। सारी बात जब यहाँ पे माइनस होता है तो हमें पता है आयोटा के साथ के इंटू एक्स, इस तरह से हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है। तो जनरल सोल्यूशन हमारे पास होगा जरी बात एक प्लस और माइनस दोनों दो सोल्यूशन है, दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन यानी प्लस डालकर दोनों का आप लिख सकते हैं। इसी तरह जो क्लासिकली हमारे पास फॉरबिडन रीजन होता है उसमें हमें पता है कि जब पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि हमने जो लिखा है इस बात को मैं आपको यहाँ पे अगर दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं जी यहाँ पर कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है और टोटल एनर्जी कम है, उसी रीजन को हम बेसिकली क्या बोलते हैं जी
ये रीजन हमारे पास क्लासिकली फॉरबिडन रीजन है, क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आ जाती है। तो क्लासिकल पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं रख सकता, इसकी टोटल एनर्जी से उसकी पोटेंशियल एनर्जी को ज़्यादा होना पड़ेगा, और पता क्लासिकली ऐसा नहीं होता। काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों का सम क्या रहता है जी, हमारे पास कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे बेसिकली जब ये ज़्यादा हो जाएगी, टोटल एनर्जी कम हो जाएगी, प्लस ये नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, यानी इन दोनों का जो आंसर है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। तो इस वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने पॉजिटिव लिख दिया इसको, यहाँ से माइनस कॉमन लेके इसको पॉजिटिव बना दिया, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है। इसका मतलब है जिस तरह यहाँ पे आ रहा था, इस टर्म का आंसर जो है हमारे पास पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ पे इस ब्रैकेट क्वांटिटी का आंसर नेगेटिव है, तो इसमें पॉजिटिव हो जाएगा। हमने हर चीज़ को के स्क्वायर के बराबर कह दिया, और जब यहाँ पे नेगेटिव नहीं होता, जब यहाँ पे नेगेटिव होता है तो अयोटा के साथ सोल्यूशन आता है, ये आपने याद रखना। जब नेगेटिव नहीं होता तो अयोटा साथ नहीं आता है, और ये सारी चीज़ क्लास में मैंने प्रूव करके आपको दिखाई है किस तरह से अयोटा आ जाता है और किस तरह से नहीं आ रहा। तो इस तरह का फिर सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है, विदाउट अयोटा। और यहाँ पे जनरलाइज सोल्यूशन जो लिखेंगे जरूरी वाला, इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन करके हम लिख लेंगे। तो व्हेन पोटेंशियल, नेक्स्ट देखेंगे, व्हेन पोटेंशियल इज स्लोली वेरिंग, ठीक है जी, तो क्या होगा, सिंस पोटेंशियल इज स्लोली वेरिंग, स्लोली वेरिंग का मतलब अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट है, देखिए लिखा हुआ, वी कैन अज्यूम वेव फंक्शन, तो फिर वेव फंक्शन हम इस तरह का बना सकते हैं, यानी कि इसी की मदद से लिखा हुआ है, जिस तरह ये सॉल्यूशन आपको निकाल के दिखाएं ना, तो यहाँ पर लेकिन अब यहाँ पे होगा क्या, एम्पलीट्यूड जो है बदलेगा, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल जो है वो फंक्शन है पोजीशन का, जैसे कि मैंने आपको ग्राफ में दिखाया है कि जो पोटेंशियल है वो ग्राफ के साथ साथ बदलेगा। इसी तरह यहाँ पे जो के था, ये जो ऊपर आ रहा है, अब ये भी, ये तब था जब फिक्स थी, जो भी पोटेंशियल वैल्यू हमारा फिक्स होता है, ठीक है, व्हेन पोटेंशियल इज कांस्टेंट, यहाँ पे देखें ना, जब पोटेंशियल कांस्टेंट है तब इस तरह से आता है, लेकिन अगर पोटेंशियल कांस्टेंट ही नहीं है तो इसका मतलब है ये जो चीज़ है के एक्स ये भी बदलेगी, तो इसकी जगह पे भी हम एक फंक्शन लिख लेंगे, और एम्पलीट्यूड जो है वो भी क्योंकि बदल सकता है, क्योंकि पोटेंशियल की वैल्यू बदलनी है, इसलिए कांस्टेंट नहीं रहना, तो उसका एम्पलीट्यूड भी बदलेगा, तो इस वजह से हमने ये कह दिया कि ये भी यह फंक्शन हो गया पोजीशन का, और इसके ऊपर भी ये जो के एक्स है ये भी, इसकी जगह पे भी अब हमारे पास एक फंक्शन होगा पोजीशन का। एक्स एंड फाई एक्स आर स्लोली वेरिंग फंक्शन ऑफ एक्स देन बाय श्रोडिंगर इक्वेशन, तो फिर से हमने इसी वजह से यहाँ पे लिखा है वो पिछली वाली बात, चलो इससे आपकी रिवीजन भी होगी या पीछे पहले हम क्या करते रहे कि अब हमने इसी तरह का करना, लेकिन यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि अब जो है पोटेंशियल हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, बल्कि वो एक फंक्शन है, यानी वो भी चेंज होगा, वो भी फिक्स वैल्यू नहीं। यहाँ पे हमने देखा कि ये फिक्स वैल्यू थी, तब देखते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन कैसे हल करना, तो डी स्क्वायर फाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2m ओवर एच प्लस ई माइनस ई, ये बिल्कुल सब कुछ इसी तरह लिख दिया हमने, और इसी तरह से हमने इक्वेशन बना ली। लेकिन यहाँ पे फर्क क्या है, फर्क ये है कि अब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो की कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, वो अब चेंज होगी पोजीशन के साथ साथ, तो इस तरह फिर मोमेंटम भी चेंज, यानी बात जब यहाँ पे वैल्यू चेंज होकर बाद माइनस होगी तो उसकी वैल्यू भी चेंज होगी, नई नई वैल्यू आएंगी, तो ये भी अब फंक्शन है पोजीशन का। This equation one is solution to the Schrodinger equation, so it will satisfy it. जारी बात है कि इक्वेशन वन जो है ये श्रोडिंगर इक्वेशन का सलूशन है, तो इसका जो इक्वेशन वन जो पीछे हमने बनाई थी, ठीक है, यानी जो हमने इस तरह का ये जो सलूशन एज्यूम किया है, एक इसको देख के एज्यूम किया, जो पहले वाले सलूशन हम बनाते हैं उसकी वजह से ये हमने इस तरह से हम काबिल हुए हैं कि हम इस तरह से इसको लिख पाए। सिर्फ फर्क क्या है, वहाँ पे ए होता था इसमें, लेकिन अब इसके साथ हमने ए ऑफ एक्स लिख दिया, यहाँ पे के एक्स हमने फाई ऑफ एक्स, क्योंकि ये अब चेंज होंगे, क्योंकि एम्पलीट्यूड चेंज हो जाता है। जारी बात है, अगर इस तरह का ये सोल्यूशन है तो हमें यहाँ पर डबल डेरिवेटिव पुट करना है, तो ये जो फंक्शन है ये भी एक सिंपल फंक्शन है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले, सेकंड डेरिवेटिव ले, ठीक है, दोनों का आप सॉल्व करें, ठीक है, यानी दोनों का डेरिवेटिव ले, चेन रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगाएं, और यहाँ पे फिर आपने वो पुट कर देना, ठीक है, और इस साइड पे साई एफ एक्स है, इसकी वैल्यू भी पुट कर, तो ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है यूजिंग, ये जब हमने डेरिवेटिव लेकर यूजिंग इन इक्वेशन टू, इस इक्वेशन में हमने पुट कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में ये यहाँ पे डबल डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू लिख दी है,
इस तरफ देखें माइनस पी स्क्वायर और एच स्क्वायर लिखा, और यहाँ पे ये फंक्शन लिख दिया साई ऑफ एक्स, और साई ऑफ एक्स बराबर था ए ई टू द पावर आयोटा। तो इसको आप सॉल्व करें तो इमेजिनरी पार्ट जिसमें आयोटा आ रहा है उसको अलग कर लें, और जिसके साथ आयोटा नहीं आ रहा है उसको भी अलग कर लें, और फिर आप इनको जो है कंपेयर कर लें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट जैसा कि आपको ये नजर आ रहा है, इसके साथ आयोटा नहीं है, इस साइड पर भी आयोटा नहीं है, इसका मतलब रियल पार्ट ये है। इमेजिनरी पार्ट देखें इस तरफ ये वाला है और उस तरफ पर नहीं है, यानी ये सारा पार्ट इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। देखें ये इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू जीरो और रियल पार्ट इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर और एच स्क्वायर ए इक्वल टू आयोटा टू द पावर आयोटा। भाई आप देखते हैं ये कॉमन है, दोनों में सेम है, तो इसको इधर से कॉमन लेकर इसके साथ कैंसिल कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई, क्वेश्चन 3। इस तरह इमेजिनरी पार्ट में भी आप देखें, इमेजिनरी पार्ट को हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं डेरिवेटिव की फॉर्म में, वापस इसका डेरिवेटिव लेके देखें, प्रोडक्ट में लगाएं तो यही बन जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन जो 5 है ये वाली जो हमारे पास, ठीक है जी। तो आप पहली बात ये डेरिवेटिव अगर इस तरफ जीरो है, तो किसी भी चीज़ का डेरिवेटिव जीरो होता है तो इसका मतलब आप उसको कांस्टेंट के इक्वल लिख लेते हैं। तो देखिए इसका जो डेरिवेटिव है, ये जो आपका डैश नजर आ रहा है, डेरिवेटिव है इसका, तो वो जीरो है। इसका मतलब है इसके अंदर जो क्वांटिटी है वो इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगी। उस कांस्टेंट को मैंने सी का नाम दे दिया। ठीक है जी, और उसके बाद यहाँ से ये 5 प्राइम है, यानी डेरिवेटिव ऑफ 5 यानी डी 5 बाई डी एक्स, उसको हम निकल लें, इसका मतलब स्क्वायर रूट ले, आप देखेंगे कि ए आपको है सी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5। इसी तरह इक्वेशन जो 3 है जो कि हमने रियल पार्ट के लिए बनाई थी, उसको आप देखें तो उसमें डेरिवेटिव भी है, आपको डबल डेरिवेटिव भी आ रहा है, सिंगल डेरिवेटिव भी है, ऊपर से इसके ऊपर स्क्वायर भी है। ठीक है जी, यहाँ पर जैसे कि आपको नजर आ रहा है, तो इसमें ये वाली जो वैल्यू है इसको मैं इस साइड पर लेकर आ गया, तो उसमें से एक कॉमन ले लिया। यहाँ पे अब आप देखें कि ये जो इक्वेशन है थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि इसमें सिंगल डेरिवेटिव भी है, डबल डेरिवेटिव भी है, मोमेंटम इक्वेशन का फंक्शन है, ये एम्पलीट्यूड इक्वेशन का फंक्शन है। Since this equation is difficult to solve, so we assume that the a double prime is negligible or zero। ये हमने कैसे कह दिया, क्योंकि हमें पता है कि जो a है बेसिकली एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड बड़ा स्लोली वेरी करता है, क्योंकि हम स्लोली वेरिंग पोटेंशियल को पढ़ते हैं। और अगर स्लोली वेरिंग पोटेंशियल है तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड भी बड़ा स्लोली वेरी कर रहा है, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमें पता है जो चीज़ वेरी वेरी स्मॉल चेंज इसमें होता है, डेरिवेटिव का होता है वेरी वेरी स्मॉल चेंज। तो वेरी स्मॉल चेंज को आप नेग्लेक्ट कर दें। ठीक है, ये तो डबल स्मॉल चेंज है, यानी स्मॉल चेंज और उसमें भी स्मॉल चेंज, तो पहले वो चीज़ कौन सा है उसमें चेंज जीरो होगा, इसका मतलब है हम इसको निग्लिजिबल समझ सकते हैं, ये बहुत छोटी वैल्यू होगी, तो हम कहेंगे negligible और zero, and this assumption is WKB approximation and it is approximately for slowly varying potential। और ये assumption भी आपने कब लेनी है, जब slowly varying potential हो, तब पोटेंशियल अगर रैपिडली चेंज हो रहा है तो उसके लिए नहीं आप इसको जीरो पर करेंगे, फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अभी हमारा जो मेथड है वो मेथड ही क्योंकि WKB मेथड है स्लोली वेरिंग पोटेंशियल के लिए, इस वजह से मैंने क्या कर दिया जिसको जीरो के ऊपर पुट कर दिया। तो इक्वेशन जो 7 है जारी बात है, इस साइड पे जब जीरो आ जाएगा तो ये भी अगेन एम्पलीट्यूड है, ये भी तरह के जीरो हो जाएगा, और फिर वहां से हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी इसका स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, तो 5 प्राइम हमारे पास ये आ जाएगा। 5 प्राइम का मतलब है डी 5 बाई डी एक्स। तो अब आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं, एक्स वाले एक साइड पे कर लें, फंक्शन एक साइड पे कर लें। यहाँ से हमने ये फाइव ऑफ एक्स बना लिया। अब आपको पता है ये हमने ज्यूम किया, इसमें ए ऑफ एक्स था, ए की कीमत आपको पता चल गई ये वाली है, और साथ ई टू द पावर एटा 5 था, 5 भी आप निकालने कपल हो गया कि प्लस माइनस 1 ओवर एच प्लस इंटीग्रल पी ऑफ एक्स डी एक्स ये आ गया। ये दोनों कीमतें यानी बाय इक्वेशन 6 एंड 7a, ठीक है, 7a एंड 8 यूजिंग इन इक्वेशन 1। तो आप देखें जी इक्वेशन 6 में से यानी हमने a की कीमत पकड़ी है, 7a यानी इसमें 5 प्राइम की वैल्यू है प्लस माइनस पी बाई एच प्लस, और 8 में हम देख सकते हैं जी हमारे पास 5x, ये तीनों कीमतें हम यहाँ पे रख देंगे। ए की कीमत हमें चाहिए थी तो ये है, तो ये भी हमें पता चल चुका है, इसमें 5 प्राइम है तो वो यहाँ से पता चल चुका है, और इसके अलावा 5x था तो वो यहाँ से पता चल चुका है। इन तीनों कीमतों को हम यहाँ पे रख देंगे तो हमें अपना वेव फंक्शन मिल जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा जी, देख सकते हैं आप ए एफ एक्स ई टू द पावर आयोटा 5x, ए की जगह पे सी ओवर 5 प्राइम क्योंकि उसकी ये कीमत है, ई टू द पावर आयोटा और प्लस माइनस 1 बाई एच क्रॉस इंटीग्रल पी एफ एक्स डी एक्स, ये सारी 5x की कीमत है।
तो इस तरह से हमने क्या कर लिया जी, अपना वेव फंक्शन हासिल कर लिया स्लोली वेरिंग पोटेंशियल्स के लिए। ठीक है जी। और क्योंकि इसमें अगेन आप देख सकते हैं प्लस माइनस सारे दो वैल्यूज आ रही हैं, तो इस वजह से हम जो हमारा कंप्लीट सोल्यूशन होगा वो इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो वो हमने लिख लिया। और यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि जो C1 और C2 है वो बेसिकली C2 एच क्रॉस, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ से जो एच क्रॉस है ऊपर आकर मल्टीप्लाई होगा। तो हमने आसानी के लिए इनको इस तरह से C1 और C2 लिख लिया। तो इक्वेशन 9 इज द सॉल्यूशन ऑफ द वेव फंक्शन इन क्लासिकली अलाउड रीजन। इसी तरह हम क्लासिकली फॉरबिडन रीजन के लिए भी कर सकते हैं। तो फॉरबिडन रीजन के लिए मैंने आपको बताया कि आपका क्या है, जिसे अयोटा नहीं आपने लिख रहा, सिंपली फाई ऑफ एक्स लिख के उसको सोल्यूशन को हल करना। यानी यहाँ पे जो मैंने अयोटा लिखा है ये अयोटा नहीं आएगा, अयोटा के बगैर ही आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं इसमें अयोटा है और इधर अयोटा नहीं है। तो इसको सॉल्व कर भी सकते हैं, नहीं करना तो इस तरह लिख भी सकते हैं, क्योंकि सेम टू सेम इसी तरह चलना है। ठीक है। और मैंने आपको स्लाइड में से पहले दिखा दिया था कि अयोटा जिसमें नहीं होता, ठीक है, उसका अयोटा के बगैर सोल्यूशन आता है, और जिसके साथ माइनस होता है उसमें पता है अयोटा के साथ सोल्यूशन आता है। तो देखिए सोल्यूशन सेम टू सेम है, सिर्फ अयोटा नहीं है। यहाँ पे अयोटा है और यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है। तो आज हम रखते हैं जी इस टॉपिक में इतना ही। बाकी ये जो नेक्स्ट है क्वांटाइजेशन कंडीशन टू एंड बाउंड स्टेट, ये हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ठीक है जी। तो आज के टॉपिक में हम बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम करेंगे इंशाल्लाह।